एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी अगरतला से आया है, अर्णव विश्वास ने पूछा है। ये एसएचएम का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना है आपने। ए ब्लॉक ऑफ मास 4m इज अटैच टू ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक है, एक वर्टिकल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है और उस वर्टिकल स्प्रिंग से एक ब्लॉक है, उसका मास 4m दिया है, वो अटैच किया गया। ठीक, द ब्लॉक इज मेड बाई ग्लूइंग टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3m एंड m। जो 4m का जो ब्लॉक बनाया गया है वो बेसिकली दो ब्लॉक्स का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों दो ब्लॉक्स को ग्लू कर दिया गया है। दोनों का मास कितना दिया है, तो एक ब्लॉक दिया 3m और एक ब्लॉक दिया m, दोनों को मिला के एक नया ब्लॉक बनाया गया है 4m मास का। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इनिशियली द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा ड्रॉ करें डायग्राम तो कुछ इस तरह से है। ये स्प्रिंग है, एलोंगेटेड स्टेट में होगी क्योंकि उस पर ब्लॉक हैंग किया हुआ है, इस तरह से है। और दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है मास m का और उसके साथ दूसरा ब्लॉक अटैच किया गया है मास 3m का, इस तरह से है। और पूरा सिस्टम इनिशियली जो है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, यानी स्प्रिंग की अपनी नेचुरल लेंथ होगी और कुछ ना कुछ उसके अंदर इलोंगेशन होगा। कितना इलोंगेशन होगा वो भी हम फाइंड करेंगे, किस वजह से होगा, तो वो इन दोनों ब्लॉक्स के वेट की वजह से इलोंगेशन होगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं उसकी नेचुरल लेंथ l है या l0 है। नेचुरल लेंथ क्या मान लेते हैं, l0। ठीक, इतनी नेचुरल लेंथ है और इतना उसके अंदर क्या हुआ है, इलोंगेशन हुआ है। तो इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, मान लिया ये इलोंगेशन है x0। ठीक, तो इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। अगर इलोंगेशन x0 है तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो लग रहा होगा kx0। और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इनका वेट, तो 3mg प्लस mg, तो वो कितना हो जाएगा 4mg। ठीक, सिंपल फोर्स बैलेंस की इक्वेशन है। स्प्रिंग में मैंने मान लिया है इस स्टेट में इलोंगेशन कितना x0, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा kx0, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, इस पूरे ब्लॉक का मास वो कितना होगा 4mg। तो यहाँ से x0 मिल गया आपको कि इलोंगेशन कितना होगा, तो वो होगा 4mg अपॉन k। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 द पार्ट ऑफ द ब्लॉक हैविंग मास 3m फेल डाउन। अब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 पे ये जो 3m वाला ब्लॉक है वो यहाँ से डिटैच हो जाता है, गिर जाता है नीचे की तरफ। ठीक, तो जैसे गिरेगा तो क्या होगा, वैसे ही गिरेगा तो क्या होगा, ये 3mg वाला फोर्स तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे की तरफ सिर्फ कितना फोर्स बचेगा mg। लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो तो 4mg को बैलेंस कर रहा था। ठीक, और अब नीचे की तरफ सिर्फ बचा mg, तो डेफिनेटली ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा और इसके अंदर ऑसिलेशन चालू हो जाएंगे। ठीक है, कंसिडरिंग हैंगिंग पॉइंट ऑन द सीलिंग एज y इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है इसको क्या मानना है आपने, y इज इक्वल टू 0 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव y, और नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो आपको क्या माननी है, प्लस y डायरेक्शन। ठीक, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ मास m एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको इस मास m, जो ये मास m बचा हुआ है, इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली आपको SHM की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन इक्वेशन के साथ कंडीशन ये दी है कि y इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पे मानोगे, न कि मीन पोजीशन पे। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या माननी है आपने, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे ये 3m मास का ब्लॉक ये गिर जाएगा, जब तक ये इसके साथ अटैच था तब तक तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इतना एलोंगेशन था, इतना वेट लग रहा था, सब कुछ रेस्ट में था, यही इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। जैसे ये 3m वाला ब्लॉक जो है वो डिटैच होकर नीचे गिर जाएगा तो अब एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लिया कहीं यहाँ पे होगी, अब वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगी, तो अब जो इलोंगेट करने वाला फोर्स है वो सिर्फ mg है। ठीक, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो अब वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगी, जो पोजीशन है तो वो होगी mg/k। ठीक, पहले कितना नीचे थी, पहले नीचे थी 4mg/k, क्योंकि पहले कितना फोर्स था 4mg, तो 4mg/k थी उसकी नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन। अब नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन कितना होगा, तो अब नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन होगा वो होगा mg/k, क्योंकि अब जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ क्या है, mg है। ठीक, तो अब ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, या मीन पोजीशन कह देते हैं इसको। ठीक, ये नई मीन पोजीशन होगी, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी, ढंग से समझना, ये आपका एम्पलीट्यूड का काम करेगी, क्योंकि जैसे ये 3m वाला यहाँ से डिटैच होगा तो ये m वाला इस t इक्वल टू 0 से ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, t इक्वल टू 0 पर वो m वाला ब्लॉक कहाँ होगा, रेस्ट में होगा।
जैसे ये डिटैच होगा वैसे ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये जो पोजीशन होगी ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है तो वो साफ दिख रहा है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी 4 mg/k, ये डिस्टेंस कितनी है mg/k, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा 3 mg/k। तो ये मिल गया आपको एम्पलीट्यूड। क्लियर। मीन पोजीशन कितना, y = 0 से कितना नीचे है, तो L0 तो ये है प्लस mg/k ये है। ठीक, ये यहाँ पे मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के अबाउट कितने एम्पलीट्यूड से ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक, तो अब सिर्फ क्या लिखनी है आपको, इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें साइन आएगा कि कॉस आएगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम लिखते थे, कई बार लिखते हैं हम a sin ωt, कई बार लिखते हैं हम a cos ωt, कई बार हम प्लस a sin ωt लिखते हैं, कई बार हम माइनस a sin ωt लिखते हैं, कई बार हम प्लस a cos ωt लिखते हैं, कई बार हम माइनस a cos ωt लिखते हैं। तो कौन सा आएगा इसमें, ठीक है। तो sin ωt तब लिखते हैं जब t = 0 पे पार्टिकल अपनी कहाँ पे होता है, अपनी मीन पोजीशन पे होता है, क्योंकि जैसे आप t = 0 पुट करोगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ है, अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक, cos ωt हम कब लिखते हैं, जब पार्टिकल कहाँ होता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। ठीक, तो इस केस में पार्टिकल t = 0 पे कहाँ है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो डेफिनेटली साइन का टर्म तो हम यूज़ करेंगे नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस का टर्म। ठीक, अब इसमें प्लस कॉस ωt लिखेंगे कि माइनस कॉस ωt लिखेंगे, तो वो बहुत सिंपल होता है। अगर वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो प्लस कॉस ωt, अगर वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो माइनस कॉस ωt। अब नीचे वाली डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस a cos ωt। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आपको ढंग से देखना है। y = y कोऑर्डिनेट, तो पहले तो जितना कांस्टेंट है वो लिख देते हैं, तो कितनी मीन पोजीशन तक क्या क्या वैल्यू है, तो वो है L0 प्लस mg/k। अब तो हम पहुंच गए मीन पोजीशन पे। ठीक, ये तो हो गया मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के बाद हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे, SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होती है वो, प्लस a cos ωt, a कितना है, a है आपका 3 mg/k, और cos ωt, ये बन गई उसके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ओमेगा फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड जो होगा, तो अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, मास जो ऑसिलेट कर रहा है वो सिर्फ है m, तो टाइम पीरियड सिंपली क्या होगा, 2π√m/k, सिंपल। ठीक, 3m से अब कोई मतलब नहीं है, 3m तो ड्रॉप हो गया, जो ऑसिलेट करने वाला ब्लॉक है वो सिर्फ m बचा है। तो ओमेगा कितना होता है, तो ओमेगा होता है 2π/t, तो ओमेगा सिंपली क्या हो जाएगा, k/m। तो अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं इक्वेशन में, तो y = आ जाएगा आपका L0 प्लस mg/k। हम पहुंच गए मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन के बाद अब क्या लिखेंगे, SHM। तो SHM की क्या हो जाएगी, 3 mg/k, ये इसका एम्पलीट्यूड है। कॉस ओमेगा कितना है, तो ओमेगा है √k/m × t। तो ये टोटल इक्वेशन आ जाएगी इसमें। क्लियर। तो y कोऑर्डिनेट मिल गया आपको m मास का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।